अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे-हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और आज शरीके गुफ्तगू होंगे हमारे एक रॉक स्टार और एक क्लासिकल सिंगर। मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा ये समा है, बेखुदी है दिल जमा है, कैसा ये जो मौसूफ उगालदान बजाते फिरते हैं, इनको आपने फिर बुला लिया है हमारे साथ। उस्ताद जी, असल में आज इंटरव्यू उन्हीं का था। उन्होंने कहा था कि साथ उस्ताद जी को भी बुला लें। यानी इनके कहने पे हमें बुलाया गया है। जी जी। खुदा हाफिज भाई। उस्ताद जी, उस्ताद जी शुरू में नाराज हो गए। बात तो सुनिए उस्ताद जी। तशरीफ लाए वापस। नहीं, अगर इस कूड़ के कहने पे आपने असातिज़ा को बुलाना है तो क्या फायदा यहाँ बैठे। नहीं, आपसे भी बात होगी। आप तशरीफ तो लाए ना जरूर। हाँ जी उस्ताद जी, उस्ताद जी, जब दूसरा हाथ नहीं चलता क्यों हरकत में लाते हैं? उस्ताद जी आ जाओ। उस्ताद जी साढ़े बॉबलेस होए ने, बॉबलेस नहीं। बैठो, तशरीफ रखो सर। वैसे जुनैद मियां, आप माशाल्लाह मौसीकी को समझते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं समझता। वैसे हमें पहले शो पे ही शक हो गया था। जब आपके शो में इनको बैठे हुए देखा तो हम समझ गए थे कि जनाब भी मौसीकी की तरफ से बिल्कुल पैदल है। यानी कोई तुक बनती है कि एक सीनियर उस्ताद के होते हुए आप ये बर्तन वगैरह बजाने वाले को बुला लें। बर्तन वगैरह देखिए, वो हमारे रॉक स्टार है, बहुत पॉपुलर है। और उन्होंने पता क्या दरखास्त की थी हमसे? उन्होंने कहा था कि उस्ताद जी को भी बुला लें, इनके भी 500 रुपए बन जाएंगे। यानी 500 रुपया हमारी पेमेंट सुन के आपने इनको कुछ नहीं कहा। भाई मौसीकी को तो आप नहीं समझते, इंसानी कदरों को तो समझते हैं ना। वो तो समझता हूं मैं। तो फिर कम से कम 600 तो दीजिए। मौला ने ऐसे ही तो नहीं भाग लगाए और अभी मजीद लगाने भी है और मौला ने खुश भी रखना है। और इंशाल्लाह हमारी दुआओं से दूध और पूत भी देखेंगे। 600 कौन से ज्यादा है भाई? उस्ताद जी, आपके मंजूर ही मैंने चैनल से सिर्फ 500 रुपए करवाए। तो चैनल से 500 मंजूर हुए हैं ना, अपने पल्ले से भी तो कुछ दीजिए। या आपने अपने बटुए में सिर्फ बिजली के बिल और कागजात ही रखे हुए? जिन्हें सब मैंने कहा था ना कि 500 ही रहने दीजिए, ये दुआएं दे दे के 1000 तक ले जाएंगे। उस्ताद जी 500,000 की सोच है। उस्ताद जी ने कहना कोई 5,000 का नोट दे गया, उस्ताद जी लेके थाने चले गए कि पता नहीं की दे गया मैंने। अबे वो कोकाफ के जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड है उस्ताद जी। ये इन शोखी करने वालों को आप खुद रोकेंगे या फिर मैं चलूं? बैठे बैठे चले। नहीं, हम खड़े होकर भी चल सकते हैं। उस्ताद जी हुण गान बजान का काम तो लभदा नहीं, बैठे बैठे दुपट्टे सिखाया करो। तजवीज अच्छी है। ये तो चारों तरफ से ही शोखी शुरू हो गई है। उस्ताद जी, आप उनको छोड़ें, मैं आपको 2000 रुपए दूंगा। जाओ पीछे। इतने बेसुरे गुलूकार के तो हम 2 लाख भी कबूल नहीं करें। उस्ताद जी, इसलिए देने भी नहीं ना। जो लोगों को एक सुर नहीं दे सकता, उसने 2 लाख कहां से देना है? और अल्लाह के फजल से हम तो वो गवैये हैं जो मल्हार गा के
बारिश शुरू करवा देते और दीपक सुना के आग लगा देते। उस्ताद जी ये सारी बातें बनी हुई कि आज भी आप ऐसा कर सकते हैं। क्या 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 क्या, क्या कह रहे हो यहाँ? ऐसे गवैये कई दफा ऐसा मुजाहरा करके दिखाया हमने। अच्छा आग लगा दीजिए। अच्छा, तो आज हमें भी करके दिखाएं। लो लो बताओ भाई, अभी आपके सामने हथेली पे सरसों जमा के दिखाती है। अच्छा सरसों है आपके पास? सरसों तो नहीं है। तो बस बात रह गई। भाई ये मल्हार राग से बारिश करने वाला मुजाहिरा तो हम टेलीविजन पे भी कर चुके हैं। उस्ताद जी हमने तो आपको टीवी पे ना देखा ना सुना। किस वक्त गाते हैं आप? कहाँ गाते हैं? हम उस वक्त गाते हैं जब आप घर पहुंच जाते हैं और आप जैसी शख्सियत टीवी देखने के लिए चाय वाले खोखे पे बैठती है। आप बारिश या आग को छोड़े, सिर्फ हमें ये बता दें कि राग मल्हार होता क्या है। बताओ अब, पता चले तुम्हें कि ये फन क्या है। बेटा इस दश्त की सयाही में उम्र गुजर गई है हमारी। तो फिर बताएं ना। हाँ बताओ बताओ। फंस गए ना फंस गए ना फंस गए ना। फंस गए क्या? वो तो रॉक स्टार है, आप क्लासिकल सिंगर है। आप बताएं राग मल्हार क्या होता है। भाई हम क्यों बताएं? इंटरव्यू के लिए तो आपने इसको बुलाया है, हमें तो 500 के लिए बुलाया है। करें हमारा हिसाब, हम तो चलते बने। वैसे भी 500 में राग मल्हार क्या मोतिये का हार नहीं आता। इंडिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा उस्ताद जी, आप आजकल के रॉक स्टार्स को कुछ ज्यादा इजी ले रहे हैं, बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हैं आप। जब इनको गाना ही नहीं आएगा तो क्या इनको आंखों में भी डालें, पलकों में बिठा लें इनको? उनका दावा ये है कि वो क्लासिकल मौसीकी को भी समझते हैं और बहुत रियाज भी करते हैं। यस यस। कभी इनके गायकी में से कोई रियाज नजर तो नहीं आया और ना ही ये क्लासिकी मौसीकी को करीब से भी गुजरे हैं कभी। आपने कभी मौका ही नहीं दिया, कभी सुना ही नहीं उनको। चलिए सुनाइए भाई, क्या आता है आपको? जी बेहतर, इजाजत है सर? लीजिए। वो तो जाने की इजाजत मांग रहे हैं, भाग गए। सर गाने की इजाजत मांग रहा हूँ सर। चले गाइए, मगर इजाजत ना लीजिए, हमें इस गुनाह में शामिल ना कीजिए। वे सांवल मोड़ मुहारा, ततिरो 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 रो। आपका यही हाथ सुन है ना? अबे बदबख्त, दूसरा भी ना सुन कर दो, ये वाला सुन ले। चलिए मैं उस तरफ आके गा लेता हूँ। हाँ इस तरफ आ जाइए, इधर से हमारा हाथ अच्छा चलता है। जैसे यूनुस खान हुक मारता है ना। ततिरो ततिरो ततिरो। उस्ताद जी फिर चलिए, नाराज हो गए, वापस आ जाएं प्लीज। भाई हम मौसीकी की तौहीन तो बर्दाश्त कर सकते हैं, कत्लेआम नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये क्या बकवास है इस बच्चे ने शुरू की हुई कि एक उस्ताद के होते हुए किस तरह के राग अलाप रहा है। तो उस्ताद जी हमने आपसे मल्हार की फरमाइश की थी, आपने गा कर नहीं दिया। भाई आप संजीदगी से कहें तो हम क्यों ना गा कर देंगे। नहीं मैं संजीदगी से कह रहा हूँ कि सुनाइए मल्हार। उस्ताद जी जो तो ये मजबूर संजीदगी नहीं होती, संजीदगी ये होती है कि सुनाइए उस्ताद जी, आपको 25,000 रुपए नजर करेंगे। 500 में कहां से संजीदगी नजर आ गई? चलिए उस्ताद जी आप सुनाए, 25,000 छोड़े, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख? जी जी। थोड़ा पानी मंगवाइए। जुनेद साहब या पानी मंगा लो या पैसे कटा लो। पानी मंगवाइए और वो अपने पल्ले से मंगवाइएगा, हमारे 1 लाख में से ना मंगवाइएगा। हमारी रकम नहीं टूटनी चाहिए वरना हमारा दिल टूट जाएगा। उस्ताद जी 2 बोली सुना दें, लेकिन आज हमने मल्हार सुनना जरूर है। अब सुनाएंगे क्यों नहीं सुनाएंगे? 1 लाख रुपया कोई थोड़ी रकम तो नहीं होती। पेशे खिदमत है राग मल्हार।
ऊंचा नहीं सुना रहे, चूंकि डरते हैं हमारा स्टंट ना बाहर आ जाए। स्टंट डलवाया हुआ है। अच्छा, आपको दिल का अर्ज है? नहीं, टखने की दर्द थी भाई। दिल के आर्जे के लिए ही ये स्टंट वगैरह डलता है। ये जो आप हमें 1 लाख रुपया अनायत फरमाएंगे, उससे हमने स्टंट का ही तेल फिल्टर बदलवाना है। 1 लाख आपका पक्का हो गया। आपने तो कमाल कर दिया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर आप कहें तो इसी रेट पे दीपक भी सुना दूं। राग दीपक, वो आग वाला? जी हाँ, आग वाला, आग वाला। मगर उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर होती है। ये लकड़ी का ठेला भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि आग का मसला है। हर अगर कोई खुश्क लकड़ी का पीस पड़ा हुआ हो तो वो भी हटाना पड़ेगा। और किसी के जेब में लाइटर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें पेट्रोल होता है। उस्ताद जी ये चादर भी ला लेना, इनू अग बड़ी छेती पैंदी जे। कैसे शौक है और ना मुराद तेन लवे मौला। ये तू ही दीपक तो ही सड़े है। कैसा नैश आदमी है तू। मैंने तो करंट पे उधर आमदन उंडी है, इधर मेरी गर्म चादर साड़ देने लगे। आमदन तो खूब हुई आपकी। शौकिया जेड़ा बिल बन गया ਉਹਦਾ हिसाब से करन दे। चादर ते मगर पै गई। जुनैद साहब, मौला आपकी जिंदगियां करे। आपने अभी 1 लाख रुपया तो आपने ये मल्हार का कहा था। 1 लाख और मेरा ख्याल है चैनल की तरफ से 600 रुपया पास हुआ है। 600 नहीं, 500। नहीं, वो 500 तो चैनल का था। मगर जब हमने आपको कहा था कि मौला ने आपको बढ़ा देना है, तो आपने फिर 500 का 600 कर दिया था। हमें याद है, देखिए हमें याद है। तो ये 1 लाख 600 रुपया हो गया। तो 2000 रुपया बेटा जी आपने कहा था। जी हाँ, अल्लाह ने ऐसी तो नहीं इज्जत दी हुई। तो ये 1,26,100 हो गया। तो मेरा ख्याल है 200 की किसी और ने भी आवाज लगाई थी। वो लड़का किधर गया है? उस्ताद जी वो चाय वाला था, उसने 200 लेना है। चलो दफा करो फिर स्कूल नू। दसो लैन वाले भी पीछे फिरन डे ने। चलो जुनैद साहब, अल्लाह जिंदगी करे आपकी। 1,26,100 रुपया बन गया है। और साथ सालम रक्षे का किराया जरूर होना चाहिए, क्योंकि खान साहब ने शुरू से अल्लाह के फजल से सालम रक्षा कराया है आने जाने का। तो मैंने कहा सालम रक्षे पे जाए, चिंची पे चले जाए। यानी कैसी कूड़ बात की है। इतने बड़े खान साहब अपना सतार उठा के चिंची की पिछली सीट पे बैठ जाए, ताकि साथ वाली औरत सतार को धक्का दे के कहे कि भाई अपना काका दे परे कर। और फिर खान साहब को बताना पड़े कि भैन जी ये काका नहीं, इदी वजह नाल असी अपने काके पाल रहे हैं। जुनैद साहब, सालम नक्शे का किराया होना चाहिए, ताकि 1,26,100 रुपया सालम ही घर पहुंच जाए। खान साहब, ये जो आपने 1,26,100 रुपया इकट्ठा किया है, इसमें सभी इदारे ने भी टैक्स काटना है। मरे मेरी अदारे नाल पार्टनरशिप है। मेरे खाते पैसे कटने ने अदारे। हुकूमत ने टैक्स काटना है, हुकूमत ने अपना खर्चा नहीं चलाना। हाय, हुकूमत मेरे पैसे ना चलन रही है ना। जी ऑरेंज ट्रेन है, इंजन मेरे पैसे ना होने सर। जब मुड़ के मैनू ऑरेंज ट्रेन का सफर माफ है जी, मैं फ्री करांगा। अभी तो आप जब बैंक में जमा कराएंगे जब टैक्स कटेगा। शौकिया कैसा नामुराद बच्चा तू। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਚ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ 버ਗਰ ਮੰਗਵਾ ਲੈਂਦੇ। और जब आप पैसे निकलवाने जाएंगे फिर टैक्स कटेगा। कदी चंगी खबर नहीं देगा। घर भी दौड़ता दौड़ता जाके ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ अम्मा बाहर महल्ले वाले अब्बे ਨੂੰ मारन डए ने। कट कटा के मुश्किल से आपको 50-60 हजार रुपया मिलेगा। देख लो नैश खबर, नैश। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਚ ਕੇ ਅੱਬਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਉਲਟ ਗਿਆ ਜੀ। साहब मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ पेमेंट मेरी ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇ मैं दीपक गा के ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जुनैद, ये जो बिलावल भुट्टो यरदारी साहब ने मलका विक्टोरिया ऑफ द इंग्लैंड ऑफ चार्ल्स की अम्मी, उनको जो आम भेजे हैं, सुना है मलका ने बहुत तारीफ की और थैंक यू वेरी मच भी कहा इंग्लिश में उसको। ये हो सकता है कि कोई बंदा पाकिस्तानी आम खाए
और तारीफ ना करे। नहीं, मैं उस दिन ये सोच रहा था जब मैंने खबर पड़ी थी ये कर आज कर रहा हूँ, जरूरत नहीं हुई मेरी, मैंने कहा पता नहीं आगे से गलत बात इन्हें निकला है। ये पाकिस्तान के आम की जहां भी ये जाता है, खुद तो खैर नहीं जाता, जहां लेके जाती है इसे, लंगड़ा है इसलिए जा नहीं सकता। नहीं लंगड़ा भी चला जाता है एक टांग पे भी उछल उछल के निकल जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। हाँ जी। ये सब पाकिस्तानी आम की तारीफ करते हैं। इलाका हमारा तकरीबन एक है इंडिया पाकिस्तान का। इंडिया के यहाँ भी कुछ इस तरह का आम पाया जाता है। इंडिया की जो आमों की प्रोडक्शन है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अच्छा। और लेकिन एक्सपोर्ट के हवाले से वो पाकिस्तान के करीब भी नहीं पटकता। इसका मतलब है, और पाकिस्तान प्रोडक्शन के हवाले से टॉप मुल्कों में नहीं आता पाकिस्तान, बहुत नीचे है पाकिस्तान। लेकिन एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तानी आम की वो तीसरे नंबर पे। इसका मतलब है कोई मुवाजना ही नहीं है पाकिस्तान और इंडिया। खुद यार 1.25 अरब की आबादी है, वो खुद ही खा पी जाते होंगे। तो प्रोडक्शन भी तो बहुत ज्यादा है ना। मैं बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन में वो दुनिया टॉप है, चीन दूसरे नंबर पे है। अच्छा। हाँ, लेकिन तो वो एक्सपोर्ट होता नहीं उधर काम पसंद नहीं किया जाता ना जितना पाकिस्तानी आम पसंद किया जाता। सीधी सी बात है। पाकिस्तानी आम अपनी तरफ न कहो, तुम एंकर हो, तुम कोई आम नहीं हो। मैं खास हूं, मैं आम नहीं हूं, मैं तो कहता हूं, तुम मानते नहीं हो। हाय हाय हाय, अलमदिया वाला आम या एनलफा वाला आम हो। अच्छा तुम एक बात तो, जैसे और भी कई मामलात में पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ तनाज़ा चल रहा है ना, आम भी एक मुसीबत है। आम पर भी हमारी हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी चल रही है। क्या मतलब आम सबसे जो हमारा जो प्राइड है पाकिस्तान का, वो आमों में वो अनवर रिटोल है ना जी। तो वो कहते हैं कि जी अनवर रिटोल पाकिस्तानी आम नहीं है, ये रिटोल हिंदुस्तानी ब्रीड है। वो कहते हैं ये हिंदुस्तानी किस्म है, इसको पाकिस्तान की ना कहा जाए। वो कैसे कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि ये तनाज़ा शुरू हुआ था मेरा ख्याल 80s में, जब जनरल ज़ियाउल हक ने इंदिरा गांधी को और इंडियन प्रेसिडेंट को अनवर रिटोल भेजा था, तो उन्होंने जवाब में शुक्रिया का खत भेजा था और दोनों ने अलग अलग लिखा था कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में इतना जायकेदार आम नहीं खाया। वो जब वो शाया हुआ अखबारात में, तो ये दिल्ली से 2 घंटे की मुसाफत पे एक गाँव है रिटोल, उसके जो रिहायशी थे वो ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जुलूस लेके गड्ढों पे वो नई दिल्ली आ गए। अच्छा। उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि ये अपने सदर और वजीर आजम के खिलाफ कि आपने पहले तो इसको पाकिस्तानी आम क्यों कहा। उन्होंने कहा ये हिंदुस्तानी ब्रीड है, ये हिंदुस्तान का आम है। ये रिटोल गांव से शुरू हुआ था उसकी वजह। अब ये बात तो ठीक है कि जो अनवर रिटोल है या रिटोल जो है, ये इसकी जो मुनासबत है ये उसी गांव से है। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि तकसीम पाकिस्तान के वक्त अनवारुल हक साहब एक बंदे थे, वो वहां से पनीरी लेके आए थे रिटोल की। अच्छा। ये पूरी हिस्ट्री ये है। वो अनवारुल हक साहब मुल्तान पनीरी लेके आए, मुल्तान में उन्होंने काश्त की, उसके बाद इसके इस किस्म का नाम अनवर रिटोल रखा था। अच्छा। और अनवर उनके वालिद का नाम था, अनवार उनका अपना नाम था। अच्छा। लेकिन जब हमने मुल्तान के और जनूबी पंजाब के मैंगो ग्रोअर से बात की तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में भी जो रिटोल आम है ये पार्टीशन से पहले भी मौजूद था। ये अच्छा। कोई रिटोल से नहीं आया था, ये पाकिस्तान में पहले से मौजूद था। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ। नहीं तो फिर अगर तुम ये कह रहे हो कि ये रिटोल गांव जो है ये जिस नाम से मंसूब है आम, ये इंडिया में ही है और उधर ही उगाया गया था, तो फिर वो तो सही कहते हैं हमारा। यार वो मामे लगते, उनका रिटोल है, हमारा अनवर रिटोल है। और रिटोल, हिंदुस्तानी रिटोल और पाकिस्तानी अनवर रिटोल में उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में है, जितना इंडियन बासमती और पाकिस्तानी बासमती चावल में है। कोई जायका ही नहीं है। तुम उनका जिसपे वो बड़ा मान करते हैं अल्फांसो आम जो है, तुम अगर छिलका उतार के मैं तुम्हें उसके टुकड़े बना के खिलाऊं तो तुम्हें 2.5 घंटे बाद पता चलेगा अच्छा ये जो मैंने खाया था ये आम था। अरे बिल्कुल ठीक है, रिटोल वहां के गांव का अगर नाम था और उधर से ये नाम शुरू है, तो जब इधर आ गया वो पाकिस्तान में तो वो पाकिस्तानी हो गया ना जी। जैसे मनमोहन सिंह पाकिस्तान के जेलम के थे तो उधर जाके वो वजीर आज़म हो गए। उस वक्त उन्होंने रटा नहीं डाला कि भाई जी ये पाकिस्तानी वजीर आज़म ना इधर लगवाए। उसको वो कहते हैं कि ये हमारे इंडिया के अंदर रिटोल क्यों नहीं हमारा जी। अच्छा तुम एक बार, ये अल्फांसो जिस पे हिंदुस्तानी बहुत ज्यादा मान करते हैं कि ये हमारा, ये भी उनका आम नहीं है फिर। अच्छा। ये पुर्तगाली आम है अल्फांसो। हाँ, अल्फांसो आम जो बहुत सबसे ज्यादा मारूफ वहां की वैरायटी है। अल्फांसो जो है वो हिंदुस्तानी बेस्ड नहीं है,
अच्छा। हाँ, अल्फांसो जो है पुर्तगाली नाम है, पुर्तगाल का आम है, और पुर्तगाली जर्नैल के नाम पे इसका नाम रखा गया था। मिलिट्री जनरल था जनरल अफांसो, अफांसो के नाम पे अल्फांसो नाम पड़ा था उसका। ये अल्फांसो अल शराबूर का भतीजा है। अजीजी रोनाल्डो को फोन करके बताओ। हाँ, रोनाल्डो रटा डालने के भाई जी ये पुर्तगाली आम है, हमारा है, वापस कर। यार, करने वाली बात यह है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो आमों की एक्सपोर्ट की तरफ थोड़ी सी तवज्जो मजीद दे दे, ये जो हमारा आमों पे मक्खी की बीमारी का मसला बना हुआ है, अगर इसको साइंटिफिक बुनियादों पे हल किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट को ठीक तरह से देखा जाए, तो यकीन करो कि 2 साल के अंदर अंदर हम नंबर 3 से नंबर 1 आ सकते हैं। यार ऐसी अहम बातें गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता चलती? या तुम फिर गवर्नमेंट में चले जाओ या गवर्नमेंट को इधर ले आओ। कुछ बताओ तो सही उनको कि नंबर 1 अगर हो सकते हैं हम तो करें हिम्मत। सही। देखो ना वो शायद क्या कहता है कि एक ही मक्खी ने हमें पहले से तीजा कर दिया, हमारी अपनी बेवकूफी ने ये नतीजा कर दिया। जुनेद साहब, जितना आपको आमों के जायके के बारे में पता है, यकीनन इसके अकसाम के बारे में भी पता होगा। यार रेडी लगाता रहा है आमों की। वो तो फिर बड़े भाइयों ने पकड़ के कोटा का कल करो क्यों हमारी बीती करवा रहे। इसमें पिस्ती वाली क्या बात है? नहीं, ईमानदारी से बेचो फिर तो बीती वाली बात नहीं है, मगर ये काले चौसे को चिट्टा और चिट्टे को काला करके बेचता था। आमों की किस्मों का पाकिस्तान में क्या दुनिया में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि जितने पूरी दुनिया में आम है, वो दुनिया के आम तो छोड़ो, सिर्फ पाकिस्तान में जितनी अकसाम है, किसी एक बंदे को वो सारी अकसाम जुबानी याद हो। पाकिस्तान में 400 के करीब आमों की अकसाम पाई जाती है और हिंदुस्तान में 1200 अकसाम है, क्योंकि जाहिर है वो रकबे में बहुत बड़ा मुल्क है। 400 बोलना शुरू करो, पता नहीं तोता फजरी फजली पता नहीं कितने हैं, 400 किसी को जुबानी आती है? हमें तो मर के 4 नहीं याद। यही है ना, दुशहरी, लंगड़ा, अनवर, टोर और चौसा। ये 4 सिंदड़ी यार, सिंदड़ी सिंदड़ी मेन आम हमारा सिंदड़ी है। चलो पंजमा सिंदड़ी भी कर लो। जे मैं सिंदड़ी डोलना वे डोलना सोने दी सिंदड़ी। ये जो सिंदड़ी है ये तुम्हारी मलका एलिजबेथ का। बस ये तुम्हारी मलका एलिजबेथ मेरी नानी की खाला की बेटी। तुम्हारी फेवरेट शख्सियतों में से एक है। आई लव विद मलका एलिजबेथ। इसी तरह हिलरी क्लिंटन और फिर जॉर्ज बुश, इन सब लोगों का पसंदीदा आम सिंदड़ी है। अच्छा, नहीं वाकई पाकिस्तान का आम अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। लेकिन अजीजी साहब, सारे आम अपनी जगह, लेकिन देसी देसी है। सिर्फ इसलिए कह रहे कि देसी पे मक्खी बहुत बैठती और आमों पे मक्खी ना बैठे तो रौला डाल देता है, नहीं मिठा ही नहीं है। और मक्खी भी इतनी मोटी जिसने सिल्क का गरारा पहना हो। हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जो सस नूह की लड़ाई है ये एक इंटरनेशनल मसला बनता जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा ये है कि पाकिस्तान से बाहर भी ये फैलता जा रहा है। अच्छा। पहले तो हम यही सोचते थे ना कि ये सस नूह की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान में ही होती है, मगर पिछले दिनों खबर थी कि इंडिया में को बंदा बेचारा ब्याह के लाया रशियन औरत। अच्छा। उसने अपने सस के खिलाफ बाहर धरना दे दिया था। मेरा ख्याल है जिस तरह ये अब दुनिया पे फैलता जा रहा है ससनों का झगड़ा, इसको अक़वाम मुत्तहिदा वालों को डिस्कस करना चाहिए। मिलाओ ये बान की मून को फोन, उसको मैं कहूँ। मैं अगले रोज पढ़ रहा था कि शतरंज का खेल दुनिया का वाहिद खेल है जो इंसानी जिंदगी का सही मायनों में अक्कास है। अच्छा, जो कैसे कैसे? उन्होंने कहा जी कि ये जो औरत मर्द की तखसीस है, इख्तियारात का झगड़ा है कि बादशाह बादशाह होने के बावजूद अपनी मर्जी से सिर्फ एक कदम चल सकता है और मलका मलका है, ठीक है, लेकिन जहां चाहती है, जितने कदम चाहती है, जिस डायरेक्शन में चाहती है जा सकती है। ये बिल्कुल। शतरंज में? हाँ, ये शतरंज में होता है। यार ये शतरंज खेलने से एहतियात किया करो, अच्छा। ये भी रन मरीद गेम है। देखो ना जरा किस चीज का बादशाह जो इनको था खलोता रहता है, आगे जो मर्जी मार के निकल जाए। शुक्र है अजीजी भाई, हम तो शतरंज खेलते नहीं, सिर्फ 12 टाणी खेलते। 12 टाणी का भी किसी सियाने से पूछ लो, उसमें भी कहीं मर्द की सुबकी ना होती हो। सुबकी तो होती है, जनाना खेल है। देखो ना 12 की 12 टहनियां हैं, टहने नहीं है, मोनस है। यार तुम इसका
नाम रख लो 12 टाना। ये सुबकी शुबकी का कोई चक्कर नहीं है अजीजी जी, ये गुर्बत की वजह से 12 टानी खेलता है। क्या मतलब? शतरंज तो दुकान से लानी पड़ती ना, मोल लानी पड़ती। 12 टानी के लिए एक उंगल चाहिए, कुछ भी नहीं, जहां मर्जी बना लो 12 टानी, टाली के नीचे बना लो। और वही उंगली अगर गौरी साहब की हो तो बड़ी गहरी हो। ब्लैक 12 टानी बनती है। ब्लैक। क्या खबर है आज की? जी, परवेज रशीद कहते हैं मास्टर ऑफ यू टर्न इमरान खान थाली का बैंगन है, ना कोई मौकफ ना कोई नजरिया। शाबाश परवेज रशीद साहब, आपने भी हद की हुई है। और वो यू टर्न ऐसे नहीं लेते, आपको चेंज कर रहे हैं वो। सियासत में आप जिधर जिधर को जाएंगे वो भी आपके पीछे पीछे होंगे। मैंने ये देखा कि इमरान खान जब आड़े हाथों लेते हैं ना हुकूमत को, तो फिर परवेज रशीद साहब बयान देने के लिए चौथा गेर लगाते हैं। है तो बात करने वाली, क्या इमरान खान साहब को कह रहे हैं जी कि थाली का बैंगन है? यार अब थाली की मूली कह ले चलो, तो बंदा हौसला पकड़ के तस्बीह तस्लीम भी करता है। थाली का गौरी कह दिया सीधा। ओह माय गॉड, एक तो बॉलीवुड वाले मेरे पीछे पड़े हैं, एक अजीजी ने थाली का गौरी कह दिया। बॉलीवुड वाले क्या कहते हैं, आके हमारी बॉली साफ कर दो। बॉलीवुड वाले हॉरर मूवी बना रहे हैं। ओह माय गॉड, हॉरर मूवी में गौरी, यानी कि एक सोनी तो सुती उठी। वारे वाह, जब हॉरर मूवी बनेगी और ऊपर से हॉररेबल गौरी उसमें होगा तो मूवी में तो बहुत हॉरर मच जाएगा। गौरी साहब, आपके साथ हीरोइन के तौर पे तो कोई ओरिजिनल चुड़ैल ही डाल रहे होंगे। चुड़ैल है लेकिन पैर सीधे उसके। चलो फिर तो सारा काम ही सीधा हो गया। क्या है अगली खबर? जी, फैसलाबाद से खबर है, लूटी हुई रकम से हिस्सा नहीं मिला, डाकू इंसाफ के लिए थाने पहुंच गया। हाय 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 हाय, क्या यकीन रखता है ये कानून की बालादस्ती पे। कैसा कमाल का डाकू है, और इस तरह की मैया यह खबर फैसलाबाद से ही आ सकती है। देखो ना, ये रहा, उसको डकैती में से हिस्सा नहीं मिला, डाकू को वो थाने ही पहुंच गया है। उसने दरखास्त दी है, बहिदमत जनाब SHO साहब, मेरा ताल्लुक एक बाइज्जत डाकू घराने से है और फिदवी बड़ी मेहनत से डाके मार के अपने बच्चों का पेट पालता है, और हर डकैती में से बड़े इखलास और ईमानदारी के साथ आपके थाने के मुहर्रर को हिस्सा पहुंचा देता है। मगर ये जो मौजूदा डाका जिसका मैं ये कर रहा हूँ, इसमें डाकुओं ने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया। इनको पकड़ के फौरन थाने में बंद करें, वरना आपकी कमीशन भी जाती रहेगी। अखीर पे लिखा होगा अल आरिज आपका डाकू भाई। थानेदार डाकू ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਾ कि चल कोई गल नहीं यार, कारोबार च घाटा वाधा ਹੁੰਦਾ रहता, अगली बारी सही, कोई गल नहीं। अच्छा अजीजी साहब, आपको मालूम है कि गधा एक मेहनती जानवर है, सारा दिन बोझ उठाता है और मेहनत करता है। मुझे ऐसे कह रही है जैसे मैं गधों का काउंसलर हूँ। आपको मालूम है कि गधा मेहनती, सबको मालूम है, मुझे कल्ले को मालूम है। लेकिन अब गधे ने मेहनत छोड़कर बुरी सोहबत पे बैठना शुरू कर दिया है। क्या मतलब? चीन के सूबे ग्वांजाय में गधे भी सिगरेट पीने लगे। गधे की सिगरेट का कश लगाते और नथनों से धुआं निकालने वाली वीडियो मकबूल हो गई। ये अलियाम है गधों पे। अच्छा, ये गधों के ऊपर बोझ इतना डाला जाता है कि उनके नथनों में से धुआं निकल आता है। जैसे गाड़ी के ऊपर ज्यादा लोड पड़ जाए ना, सवारियां ज्यादा बैठ जाए तो उसके इंजन में से धुआं निकल आता है। देखा नहीं आपने सड़कों पे कैसा जुल्म होता है जानवरों के साथ? गधे के साथ तो खास तौर पे बड़ा जुल्म होता है। बेचारा खुद वो मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 1.5 मन का खोता होता है, उसके ऊपर 20 मन का बोझ डाल के तो खींच रहे होते हैं। ईमान से जैसे ये गाड़ियों पे लिखा होता है ना मैक्सिमम वेट 600 किलो, इस तरह मैं समझता हूँ कि गधों को भी पूछ के भाई जी तुसी कितना वजन चुक लोगे, उतने की पर्ची उसके गले में डालनी चाहिए। हाँ हाँ, या गधे को पहले वजन दिखा ले, उससे पूछ ले गधे भाई ये जो मशीन है ये 800 किलो की है, आपके ऊपर लाद ले। अगर वो भर्र ऐसे करे तो बिल्कुल ना लादे, अगर वो भम ऐसे करे तो लाद ले। वैसे तो अब मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को अपील करनी चाहिए इंसानों को कि अब आप तंबाकू नोशी छोड़ दें। ये गधों ने भी शुरू कर दी है, ताकि गधे और इंसान में जो फर्क है वो वाहिर है। कितना अजीब लगेगा, 2 गधा गाड़ियां जा रही होंगी, एक गधा दूसरे गधे से कहेगा यार रुको जरा सिगरेट तो लगवाना। बल्कि गधा अपने कोचवान को कह देगा कि यार मैं नहीं ले जाना, पहले तो आधी डब्बी फाड़
अजीजी वैसे गधे बेचारे एक एक सिगरेट लेके पिया करेंगे, डब्बी तो ले नहीं सकते, उनके पास जेब ही नहीं होती। नहीं, इस हिसाब से तो कैंगरू सिर्फ सिगरेट पी सकता है, उसके पास डब्बी रखने की जगह है। बहुत कम खराब होगा यार। देखो ना, माचिस पास ना हो गधे के, गधा बेचारा घोड़े से पूछे भाई जी माचिस या लेटर है, घोड़ा आगे से चाट दे, तेन सही खोता कहीं दे दे। सिगरेट पीना होता तो डब्बी खोल रखिया कर। चले जी अगली खबर सुने। भारत की रियासत केरला में वजारत खजाना ने मोटापा टैक्स नाफिज कर दिया है। उनका कहना है कि टैक्स के नफाज का मकसद जो है मुजरे सेहत खुराक की हौसला शिकनी करना है। बहुत अच्छी बात है, मोटापा टैक्स होना चाहिए। जितने भी ये मोटू है ना, इन पर टैक्स लगना चाहिए। पाकिस्तान में भी ये शुरू होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम हस्बे हाल से ही शुरू होना। मेरी बात सुनो, अगर पाकिस्तान में ये टैक्स लग गया तो अभी तक तो कराची सबसे ज्यादा टैक्स जमा करने वाला शहर है ना, फिर गुजरांवाला। तुम्हें पता ही नहीं गुजरांवाले में किस कदर स्मार्टनेस सब पैदा हो गई है। वो दौर गए जब दस्तगीर खान फाख्ता उड़ाया करते। वो दिन गए जब दस्तगीर खान सब चिड़े उड़ाया करते थे। यार चिड़े तो गुजरांवाले का हर बंदा खाता है। मेरा मतलब है कि दस्तगीर खान साहब भी स्मार्ट हो चुके हैं, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। अब तो गुजरांवाले में ऐसा ऐसा स्मार्ट कश्मीरी नजर आता है। पिछले दिनों मेरा पुराना महल्लेदार मुझे मिला, बिशारत भट्ट। अच्छा, वो मैंने कहा भट्ट ये क्या किया है, हाय 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 ऐसे प्यारे लग रहे हो। कहता भाई जी रोटी छोड़ दी, डबल रोटी शुरू कर दी है। मैंने कहा कितने स्लाइस, 2 या 3? कहता नहीं नहीं, फुल 3 डबल रोटियां खा रहे। मैंने कहा स्लाइस करके खाते, कहते नहीं यार डबल रोटी के ऊपर छुरी चलाएं तो मेरा दिल हिल जाए। यार ऐसे लगे हुए। मेरे दोस्त हैं गुजरांवाला में, जमील भट्ट साहब। अच्छा। डाइटिंग की है उन्होंने, डॉक्टर के कहने पे सूख के कांटा हो गए, सिर्फ 270 kg वजन रह गए। यार इतना बड़ा कौन सा कांटा हो। तब इंडिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हों बाद। अच्छा भाईजान, हस्बे डाक में सबसे पहले एक व्हाट्सएप मैसेज है, दिलचस्प है, जरा सुनिए। सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम, मेरा नाम सरवर रांझा है और मैं लंदन में मौजूद हूँ। मैं जुनैद साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इनफैक्ट देखना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लॉर्ड्स में मैच जीती तो उनका इंस्टेंट रिएक्शन क्या था? ये रिएक्शन था इसका। कुछ भी नहीं जी, मैं एक सोबर आदमी की तरह रिएक्ट करता हूँ हमेशा, बहुत इत्मीनान के साथ। अल्लाह मुझे मैंने आपको खुद आप यकीन माने कि जब मैच मुकने के करीब आता है तो टीवी के आगे बंदे खड़े करने पड़ते कि भाई जी कोई टूट ना मार दे टीवी को, या कुर्सी ना कट मारे। इसको कहे हल्फनिया बताए, जब मियां दाद ने छिक्का मारा था, तरीखी छिक्का, उस वक्त इसने उठ कर रौला डालते हुए खुशी में दरवाजे को ठुड्डा मार के अपने पैर का अंगूठा और उंगली निकलवा ली। हल्फन बताओ, नहीं था ऐसा हुआ? खत पढ़े जी। खाती पढ़ दे कहीं और ना इसके मैं पेट खोल दूं। जी खत हुगेरा उकाड़ा से है। मुश्ताक भट्टी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम मुश्ताक साहब। जुनैद साहब और अजीज साहब, आप दोनों के लिए 2 पहेलियां भेज रहा हूं। अगर आपने जवाब सही दे दिए तो 1 बोरी नए आलूओं की आपको इनाम में मिलेंगी, लेकिन लेकर जानी आपको खुद ही पड़ेंगी। बहुत अच्छी। उतना आजकल आलूओं का जो रेट है उतना उकाड़े का किराया है। देखो यार क्या फल भेज रहा है, आलू मिल्क शेक बनाने के लिए। तो आलू पुराने, आमों का मौसम है, आमों की पेटी कह दो, आलूओं की बोरी भेज रहे। उकाड़ा आलूओं का सेंटर है यार वो 90% ऑफ द आलू ऑफ पाकिस्तान। 90% चलो जी, 2 बोरियां इसकी तरफ ही उतार। अजीजी ये नए आलू मजेदार होते हैं या पुराने? अजीजी से ये ना पूछा करो कि फलां सब्जी मजेदार होती है, ये पूछा करो छीलनी आसान होती है या नहीं। हाँ जी, छीलने की मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं सब्जी खाता ही नहीं, मैं मिट्टी खाता हूँ। अच्छा पहेली तो सुन लें। पहली पहेली अजीज साहब के लिए है और पहेली है, बिन बुलाए डॉक्टर आए, चोरी छुपे इंजेक्शन लगाए। लो ये तो मशहूर है, मरूफ मच्छर है। ये मुझसे पूछ ले। मुझे गलती से पढ़ दी है। आपकी बोरी तो हुई। हाँ, आपको 1 बोरी मिलेगी। एक बोरी तो हो गई। गौरी तैयार रखना अपना पांडा। और
और अब बारी है जुनैद साहब आपके लिए, और आपके लिए पहेली है। मैं बोल नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, मगर हमेशा सच बता देता हूँ, पहचानिए तो जरा मैं कौन हूँ। बताएं जी। घड़ियाल भी कह सकते हैं, आईना भी कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, न बोल सकता है न सुन सकता है, मगर सच बता देता है। ये अगर बोलने सुनने की बीच में शर्त ना होती तो फिर ये भी कह सकते थे। वैसे आईना अगर बोल सकता होता ना तो गौरी साहब रोजाना आईने के सामने जाने का रिस्क ना लेते। वो जी भावे आना नहीं बोलता, लेकिन मुझे ऐसे जरूर करते हैं। वो इसलिए ऐसे ऐसे कर देता है कि कहीं दूसरी दफा फिर ना आ जाए। जी, दूसरा खत है मलीर कराची से। नईम हाशमी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, मेहरबानी करके आप ही अपने प्रोग्राम में रोजाना की बुनियाद पर कोई ऐसी मुहिम का आगाज करें कि कराची में कूड़े करकट से भरे हुए नदी नाले साफ हो जाएं। यार ये बड़ी जबरदस्त बात है, और सच्ची बात है कि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं दुनिया न्यूज से मुंसलिक हूं, लेकिन एक तवील अरसे के बाद मैंने देखा है कि पाकिस्तानी सहाफत में किसी ने इस हवाले से इनिशिएटिव लिया। सियासी चस्केदार खबरें अपनी जगह, स्कैंडल्स अपनी जगह, लेकिन ये जो मामला है ना कि ये एक इनिशिएटिव लिया है अवामी मसाइल के हवाले से और एक कैंपेन की शक्ल में ये मसला इसको उठाया जा रहा है, ये लाजवाब है। और कराची का इतना बड़ा मसला है ये बरसाती नालों पर कब्जा, बरसाती नाले बंद होना और बरसाती यानी फैल जाना, गंदे हो गए, गंदे गलीज भरे पड़े, और इससे बीमारियां बहुत फैल रही हैं। अल्लाह माफ करे। और कराची जैसा शहर जिसे पूरी दुनिया जानती है और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, उसमें इस तरह की हालत होना तो वाकई बायसे शर्म है हुक्मरानों के लिए। कम से कम बच्चों का ख्याल रखें, बच्चे बड़े मुतासर होते हैं। हाँ जी, बेशुमार हर दूसरे दिन पता चलता है जी फलाने नाले में बच्चा गिर गया, फलान नाले में बच्चा गिर गया। उन नालों के गिर्द गंदगी तो है ही है, रुकावट कोई नहीं है, सीधा ही बच्चे खेलते खेलते बेचारे अल्लाह माफ करे बीच में गिर जाते। अच्छा यार ये एक व्हाट्सएप मैसेज सुनो जरा। जी सुनाए। अस्सलाम वालेकुम टीम हस्बे हाल, मेरा नाम तंजील अब्बास है और मैं लंदन से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल गौरी साहब से है जो ख़ुद को बड़ा दानिशवर समझते हैं। क्या वो मुझे ये बता सकते हैं कि साइंस की सबसे बड़ी इजाद कौन सी है? बताएं जी गौरी साहब। क्यों समझते हो अपने आप को बड़ा दानिशवर? अब बताओ। बड्डा तो नहीं, मैंने कहा था, दानिशवर ही कहा था। नहीं, साथ उन्होंने बड़ा तो लगा लिया ना। बड्डा फिर उसने लगाया। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि साइंसदानों की बड़ी इजाद क्या है? हाँ। होए 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 होए, नींबू निचोड़ने वाला शिकंजा। वाह 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 वाह, ईमान से ये भी इसकी बात से मेरे दिल में आया है। नींबू वाकई बड़ा मुश्किल था निचोड़ना। वो मशीन जब से निकाली है ना, बड़ी सहूलत हो गई है शिकंजवी बनाने में। क्यों अपने साथ मेरी भी नमोशी करवा रहे हो? ये हमारे साथ बैठ बैठ के अब नमोशी कहना शुरू हो गई, वरना पहले नमोशी की जगह कहा करता था इस्तफसार करा रहे। यार साइंस की आज तक की सबसे बड़ी इजाद पहिए को माना जाता है। ये है बात। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी।